बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, सरकारी मुलाजमीन के लिए खा वो इस वक्त सर्विस में हैं या वो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए एक बुरी खबर है। एक तो सबसे बड़ी खबर ये है कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो रिटायर्ड हो चुके हैं और उनकी जो पेंशन में सालाना इजाफा होता था वो ख़त्म कर दिया गया है। ये एक बुरी खबर है, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। पंजाब के महकमा ख़जाना ने 3 तर्ज की जो पेंशन थी उसमें सालाना इजाफा ख़त्म कर दिया है। इसी तरह सरकारी मुलाजमीन के लिए एक और बुरी खबर, ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो सर्विस के दौरान इंतकाल कर जाते थे, ऐसे मुलाजमीन के बच्चों को 17A के तहत जो है वो मुलाजमतें फराम की जाती थी, ये भी शेख ख़त्म कर दी गई, ये रूल ख़त्म कर दिया गया। तो इस वक्त अगर सरकारी मुलाजमीन की बात करें तो उनको काफ़ी मसाइल का सामना है। उनके लिए जो मराआत देनी थी पंजाब हुकूमत की जानब से वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म की जा रही हैं। यकीनन ये एक दोनों जो अगर मसलों की बात करें, और उसके साथ एक और मसला जो है कि लीव इनकैशमेंट का जो एक मामला है वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो ये बुरी खबरें हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए, जो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन हैं। तो इस पूरे मामले के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ आज जो पैनल में हैं, सबसे पहले मैं तारफ़ करवा दूँ, राना असद साहब हैं एप्का के डिप्टी चेयरमैन एप्का पंजाब और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है। राना साहब, वेलकम प्रोग्राम में आपको। और इसके साथ ही जो है वो मोहम्मद अजहर साहब है, जनरल सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एसोसिएशन पंजाब। अजहर साहब, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और सीनियर सहाफ़ी और सेक्रेटेरिएट की बीट करने वाले बड़ी महारत रखते हैं, अदरीश शेख साहब हैं, नियो के और लाहौर रंग के नुमाइंदे भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस मामले के ऊपर थोड़ा सा जो है वो शेख साहब से अमूमी जायज़ा ले लूँ कि अदरीश शेख साहब, ये पेंशन का जो इजाफा ख़त्म किया गया है, ख़ासतौर पर जो ये रिटायर्ड मुलाजमीन है गालिबन शायद, तो ये क्या ख़त्म किया गया, कितना बड़ा नुकसान हुआ है रिटायर्ड मुलाजमीन को? ये सब इसके लिए थोड़ी सी हिस्ट्री अगर मैं बताने चाहूँ तो ये पंजाब गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1974 में के तहत जो है 14 अक्टूबर 1989 को ये तरमीम लाई गई थी, जिसके तहत जो सरकारी मुलाजमीन जो कि जवानी में सरकारी मुलाजमत को ज्वाइन करते हैं, अपनी पूरी उम्र उसको देते हैं, और उसके बाद अगर कोई माजूर हो जाता था, मुश्किल माजूरी होती थी, किसी की मौत हो जाती थी, तो उसकी बदले उसकी बेवा या उसके बच्चों में से ग्रेड 1 से 11 तक नौकरी दी जाती थी बशमूल पटवारी। आज से तकरीबन 1 साल कबल दिसंबर 2023 में इस सिलसिले में रूल 17 ख़त्म किया गया। उस वक्त पंजाब में साबिक निगरान जो हुकूमत थी, उस वक्त उन्होंने अनाने इक़्तिदार संभाला था, और मौजूदा जो सेक्रेटरी महकमा ख़जाना पंजाब है मुजाहिद शेरदीन, उनकी जानिब से ये समरी पेश की गई थी दिसंबर 2023 में। अप्रूव किया गया, रूल 17 मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया। सरकारी मुलाजमीन जो कि रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं पूरे गवर्नमेंट के निज़ाम में, अफसरान या सियासतदान अहकामात सिर्फ वो जारी करते हैं, डायरेक्टिव जारी करते हैं, उसको मुकम्मल तौर पर उस पर जो अमल दरामद करना है वही नहीं मुलाजमीन की जिम्मेदारी होती है, जिनको हमेशा से नज़रअंदाज किया जाता है। जनवरी में जाके ये जो रूल 17A वाला मामला था, इसमें थोड़ी सी तरमीम यह की गई कि माजूरी की या बीमारी की सूरत में अगर कोई मुलाजिम जो है वो नौकरी नहीं कर सकता तो उसको तो नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कोई मर जाता है तो उसके बदले उसकी बेवा या बच्चों को, यानी अपने बच्चों या तो खत्म कर दिया गया जी, बेवा या बच्चों को नौकरी दिलवाने के लिए भी ये रखा गया कि वो उसके बाद जी ये बिल्कुल ये इसको ख़त्म किया गया। और इस सिलसिले में जो है इसी का कंपैरिजन ले लेते हैं, ये तो सरकारी मुलाजमीन है, इसके साथ एक और कैटेगरी है जो कि PMS अफसरान होते हैं, और इसके साथ PAS अफसरान भी होते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान, जो कि इंतहाई इज़्ज़त के साथ और इंतहाई मादरत के साथ जिनको ब्लू ब्लड या नजीबुल तरफ़ैन अफसरान कहा जाता है। और ये बड़ी वाज़े किस्म की तफरीक है, ये इतनी बड़ी तफरीक है कि अगर एक ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का असिस्टेंट कमिश्नर हो, वो किसी ऐसे ज़िले में पोस्टिंग आमतौर पर लेना पसंद नहीं करता जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर PMS को, और ये तो PMS से भी नीचे के अफसरान है, इनको तो मुकम्मल तौर पर नजर, लेकिन अपने लिए इनकी मराद की अगर बात कर ली जाए तो वो मराद इतनी ज़्यादा हैं। नहीं, वो अपनी तो शेख साहब मराद जो है वो दिन ब दिन इजाफा भी करते रहते हैं, लॉसेज में इजाफा भी लेते हैं, लेकिन ये जो गरीब मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजमीन जो सफ़ेद पोश तबका जिनको हम कहते हैं और हैंड टू माउथ ये अपना गुजारा करते हैं, इनके लिए जो है वो सारा कुछ ख़त्म किया, सारा कुछ ख़त्म किया। ये पॉलिसी लाता है कौन? पंजाब हुकूमत को ये बताता है। ये वही अफसरान पॉलिसीज़ लेकर आते हैं जो अफसरान अपने लिए मराद बढ़ाते हैं। अगर किसी अफसर की अलाउंसेज, एग्जेक्टिव अलाउंसेज बढ़ाए जाने हैं तो वो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से समरी जाएगी या एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर की जानिब से समरी जाएगी। अगर इनकी मराद ख़त्म करनी है
तभी वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक अफसर की जानिब से समरी जाएगी या पीएमएस अफसर की जानिब से। इनके जो घर हैं, इनके घरों का वो जो डीएचए वाला, वो जिसको आपने काफी एक उजागर नया किया, जो है वो इनके लिए जो बनाया जा रहा है, इनके लिए तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे हाईकोर्ट के मुलाजमीन के लिए एक उधर बनाया जा रहा है बाटापुर की तरफ। वैसे जो सरकारी मुलाजमीन अवादत कॉलोनी में है, इसके अलावा और जो GORs हैं, और वहाँ पर मुलाजमीन को साल हर साल से घर नहीं मिलते, और ये बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो दरखास्तें पेंडिंग है बहुत से सरकारी मुलाजमीन, बल्कि अक्सरियत उनको घर नहीं मिल रही। जबकि 1 अरब 64 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था जो कि तकरीबन 2.25 अरब तक पहुंच गया सिर्फ DHA GOR का। ये उनको जी, बरात मिल ये रही है। सिर्फ मैं यहाँ पर अजहर साहब की तरफ आना चाहता हूँ, क्योंकि जो इस वक्त मोहम्मद अजहर साहब जो बड़ा मसला है, ये मुझे बता दें कि ये सरकारी मुलाजमीन की जो पेंशन ख़त्म की गई है सालाना, ये कौन कौन अफेक्ट होगा? इसमें रिटायर्ड लोग भी हैं या जो अभी सर्विस में रिटायर्ड होंगे उनको भी फ़र्क पड़ेगा, जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको फ़र्क पड़ेगा, और ये कितना बड़ा नुकसान है इन मुलाजमीन के लिए? देखिए सर, जो रिटायर हो चुके हैं उनकी तो मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मियां नवीद साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आप सरकारी मुलाजमीन, चाहे वो किसी भी महकमे से ताल्लुक़ रखता है, उनके मामलात या उनकी मुश्किलात को जो उजागर करते हैं अपने इस शो के थ्रू, मैं उसके लिए तहे दिल से मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इस बात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमें यहाँ पे मदऊ किया है। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि इसमें दोनों कैटेगरीज, जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो भी, और जिन्होंने रिटायर्ड होना है वो भी मुतासर होंगे। दोनों को ये लाखों की तादाद में हो सकते हैं। जी बिल्कुल होंगे, क्योंकि इस वक्त तकरीबन देखा जाए ना, नियर अबाउट 11 लाख के करीब पंजाब का सरकारी मुलाजम है, 11 से 15 लाख के करीब। अब वो सब के सब मुतासर हो गए। जिनकी अगर रिटायर्ड जो हो चुके हैं उनकी बात करें तो वो तो इससे भी ज़्यादा है। अब देखिए, जिस तरह से 2011 में जो इंक्रीज हुआ, 2015 में हुआ, 2017 में, 16 में, जितना भी इंक्रीज हुआ सबको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। अब जो बंदे रिटायर्ड होंगे, मतलब अगर किसी को 10%, 15%, 20%, उन सालों के लिहाज से जो नेट पेंशन बननी थी, साथ ऐड ओपन होना था, वो अब ख़त्म हो गया। अब इसकी मिसाल मैं इस तरह से लेता हूँ। देखिए, एक बंदा है, सबसे पहली चीज़ उसकी जो बेसिक पेंशन है के लिए सैलरी कैलकुलेट होनी है, वो 3 साल की एवरेज कैलकुलेट होनी है, यानी पिछले 3 सालों की जो एवरेज है वो निकाली जाएगी। फिर उसके ऊपर आपकी लेंथ ऑफ सर्विस कैलकुलेट की जाए। फर्स्ट सपोज एक बंदे की 25,500 एक साल की, 27,800 दूसरे की, 30,100 तीसरे साल की। अब इनकी जब एवरेज की गई तो 27,800 आया, जहां 31,100 बनता था। अब वहां पे पेंशन के लिए क्या चीज कैलकुलेट होगी? 27,800। तो ये अब उसकी जो बेसिक पेंशन बनेगी, वो पहली पेंशन बनेगी 19,460 रुपए। फिर उसमें से 25% कम्यूटेशन के नाम पे कटौती हो जानी है, 75% आपको मिलनी है। जो 75% है वो 27,000 के बदले बनती है 14,595 रुपए। अब उसमें सिर्फ मेडिकल मिलना है, बाकी तमाम के तमाम जो 17 का 16 का जो इंक्रीमेंट लग चुके हैं वो सब के सब डिसकंटिन्यू हो गए। ठीक है। इस तरह से हर एम्प्लॉय को कम से कम इस 27,000 के ऊपर उसको समझे 27,000 रुपये का मजीद नुकसान हो गया। तो ये मुझे ये बताएं कि इसके ये जो हुकूमत को ये क्या फ़ायदा होगा इससे? क्या समझते हैं कि इस तरह की कटौती करके या इस तरह के जो है वो जो मुराद मिल रही थी या जो फ़ायदा मिल रहा था मुलाजमीन को, उनको हुकूमत को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा? सर, किसी दौर में हम लोग सुनते थे कि गुर्बत मकाओ, आज लग रहा है कि गुर्बत मकाओ बाद तरीक गरीब मुका के। सफेद पोश तबका ही नहीं रहेगा तो गुर्बत कहाँ से रहेगी? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जो भीख मांगने वाला है उसे कोई टेंशन नहीं, जो अमीर है उसे कोई टेंशन नहीं। पिस्ता तो हमेशा मिडल ऑर्डर है। अजहर साहब, मुझे तो ये लगता है कि शायद मुझे खदशा है कि आइंदा आने वाले सालों में पेंशन ही खत्म कर दी जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा है, लग रहा है, ऐसा लग रहा है। बहुत सी ऐसी खबरें तो मिल इस रही हैं। पूरे मामले के ऊपर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एसोसिएशन है आपकी, उन्होंने क्या इस पूरे मामले के ऊपर? इस पूरे मामले के ऊपर हमारी मुल्तान के अंदर इस वक्त मीटिंग चल रही है, जिसमें हमारे जो चेयरमैन रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन काउंसिल के और साबका सदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन वो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं और इसके ऊपर लाहे अमल तय किया जा रहा है। अब वहाँ से जो हमें सिग्नल मिलेगा हम उसके तहत अब
आगे चलेंगे। बिल्कुल जी, आपके पास वापस आते हैं। मैं यहाँ पर साथ ले लूँ राना असद साहब को, एप्का के डिप्टी चेयरमैन एप्का पंजाब हैं, और इनसे मेरा सवाल यही है कि 17A जो अभी ब्रीफ किया है दरीश शेख साहब ने कि क्या रूल है, कैसे उसका फ़ायदा होता था, तो ये 17A ख़त्म कर दिया गया, लीव इनकैशमेंट ख़त्म कर दी गई, ये दोनों मरात वापस ले ली गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मियां नवीद साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए मदऊ किया है, इसके हम बेहद शुक्रगुजार हैं। देखिए, मुलाजमीन के साथ तो मुसलसल ही ज़्यादतीज़ हो रही हैं, और जैसा कि आपको पता है मुलाजमीन एक जो स्टेट है उसके लिए रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं साबित होती है। अब आपके सामने जो आपने 17A का है, ये अगर एक फैमिली है उसमें अगर उसका कमाने वाला एक ही बंदा है, उसका बेटा है, वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसको पीछे उसको कोई सहारा नहीं है। उसको एक सहारा था कि उसको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी, अगर तो वो ग्रेजुएट है तो उसको मैट्रिक या उसको क्लरिकल स्टाफ में उसको टाइपिंग टेस्ट दे के उसका एक रोज़गार का ज़रिया बन जाता था। तो पता नहीं गवर्नमेंट से, मुझे तो समझ से बाहर है, शायद आपके इल्म में होगा कि हमारा 10 अक्टूबर को सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने हमारा धरना हुआ था। ये हमारी डिमांड 17A थी तब, ठीक है। और उस टाइम आज की जो मौजूदा हमारी मैडम मरियम नवाज, इनसे हमारे मुज़ाकरात भी हुए थे 20 अक्टूबर को। ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे कि मैडम ने हमसे वादा किया था कि ये जो आपके मुतालबात हैं ये जायज़ हैं, तो अब हम परेशान हैं कि ये जो जायज़ मुतालबात थे इस वक्त नाजायज़ कैसे हो गए, कि जो इनको कौन ऐसी डिक्टेशन दे रहा है या कौन इसको इन्हें ब्रीफ कर रहा है। ये आपके अक्टूबर में जो आपका एहतजाज जी, 20 अक्टूबर ये मुतालबात शामिल थे, ये मुतालबात शामिल थे, और बाकायदा कौन-कौन से हमें मुतालबात थे यकीन वैसे उसमें हमारे 17A का शामिल था, और ये जो लीव इनकैशमेंट का था ये भी हमारा शामिल था, और हमसे वादा किया गया था कि ये इंशाल्लाह जैसे ही हम हुकूमत में आएंगे तो ये आपके जायज़ मुतालबात है ये पूरे कर दिए जाएंगे। तो वो बजाय पूरे करने के तब तो इनकी समरियाँ चल रही थी, तो ये आने के बाद तो ये बल्कि अब ख़त्म ही कर दिए हैं। तो हमारे मुज़ाकरात भी इनसे काफ़ी हद तक जो है, आपको पता है कि हमें सड़कों पे आने का कोई शौक़ नहीं है, आवाम को परेशान करने का कोई शौक़ नहीं है हमें तो ये कहते हैं जो मुलाजमीन है हमें हमारा हक़ मिलना चाहिए। अब अगर आपको मैं बताऊं कि मुलाजमीन को हमें नुकसानात क्या हैं, देखिए एक मुलाजिम है उसका हाउस रेंट 4000 रुपये है, 16वें स्केल का जो ग्रेड का बंदा है उसका 4000 रुपया हाउस रेंट है, और उसका मेडिकल अलाउंस 1500 रुपये है। आप खुद बताएं इस महंगाई के दौर में 4000 में कौन सा एक कमरा मिलता है, जो मेरे ख्याल अगर जिसके 2 बच्चे होंगे वो कैसे रहेगा एक छोटे से 4000 में भी मिलेगा नहीं, 10,000 में कम से कम आपको एक वो छोटा सा कमरा मिलेगा जिसके अंदर ही आपको किचन का वॉशरूम का सारा बंदोबस्त आपको उस पर करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आप देखें, हम कहते हैं कि जी हमारी जो मुआशरत है वो बहुत ठीक हो रही है, वो जी 36 से हमारी 6 पे आ गई हुई है। अगर वो इतनी अच्छी हो गई हुई है तो मुझे समझ नहीं आ रही, तो ये पेट्रोल क्यों महंगा, कमी महंगाई में आई है कुछ? आप बिल्कुल महंगाई नहीं। देखिए जी, ये हम जैसों को पता है कि जो जिसका महीने का एक, अगर मैं कहता हूँ कि अगर सरकारी मुलाजम का अगर आप 40,000 के 50,000 में भी बजट बना दें जिसके 2 बच्चे हों, तो मुझे नहीं समझ आती कि ये किस तरह गवर्नमेंट समझती है कि उसका 40 या 50,000 में गुजारा हो सकता है आज के दौर में। यानी कि अगर मैं समझता हूँ कि हमारे जो ऊपर मुसल्लत कर दिए गए, इन्हें अभी तक रेटों का नहीं पता होगा कि दाल का क्या रेट है, घी का क्या रेट है, आटे का क्या रेट है। आटा तो आपके सामने है कि इस टाइम क्या सूरत हाल है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आम मुलाजिम की पहुँच में है। एक दौर था, मैंने खुद ये सारे एहतजाज कवर किए, आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन या बाकी तंजीमें गले में रोटियां डालकर और पता नहीं क्या क्या करके एहतजाज, आप अपनी बात जो है वो आला काम तक पहुँचाते थे। अब आपकी तंजीमें भी खामोशी इख्तियार करके बैठी हुई हैं, आप भी नहीं निकलते, शायद आपको भी डर है कि जो है वो इसके ऊपर जो है वो कोई आपको नौकरी से ना निकाल दे। देखिए जी, डर नहीं है, डर देखें इस चीज़ का नहीं होता, एंड जो है वो मुज़ाकरात होते हैं। अभी आपने बल्कि देखा होगा, तो आपको घर बैठे तो कोई नहीं, देखें हमारा मुसलसल जो है वो 1.5 माह से एहतजाज चल रहा था प्रेस क्लब के बाहर। हमारा ये लास्ट टाइम भी प्रेस क्लब के बाद, और ये अब जो क्योंकि जो सियासी ये जो गवर्नमेंट मुलाजम है ना, ये किसी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं होता, तो हमने मुल्की हालात को देखते हुए हमने जो अपना लाए अमल था ना उसको पेंडिंग किया था। अब हमारी जिस तरह भी आपको बताया कि हमारे मुल्तान में ग्रैंड अलायंस का जो एक ना एक मुश्तरका हमारा वो चल रहा है, तो जैसे वो हमें हुक्म करेंगे जो लाए अमल देंगे तो उसके बाद अगर हमें सड़कों पे भी आना पड़ा तो इंशाल्लाह हम आएंगे। जी शेख साहब, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तंजीमें जो होती हैं, एसोसिएशन जो होती हैं, वो ज़ाहिर अपने मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए उन्होंने काम करना होता है,
तो अभी 2-3 जो फैसले ऐसे हुए हैं, कोई रिएक्शन नहीं आया मुलाजमीन की जानब से, क्या उन्होंने ये फैसला तस्लीम कर लिया है? मियाँ साहब, इसमें ये मुलाजमीन के जो फलाह बहबूद के लिए, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो एसोसिएशंस हैं, ये भी शायद उन्हीं एसोसिएशंस की जगह इख्तियार कर चुके हैं, शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, जिसके जो लीडर होते हैं वो सिर्फ अपनी फलाह बहबूद पर जो है वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इंतहाई इज़्ज़त और मादरत के साथ मेरे 2 फाज़ल दोस्त बैठे हैं, दोनों सरकारी मुलाजमीन हैं और दोनों सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमों के अहदेदार हैं। रूल 17 ख़त्म हुआ अक्टूबर के बारे में जो राना असद साहब ने बताया, प्रोटेस्ट किया और उस पर पुलिस एक्शन हुआ था, लोग ये अरेस्ट हुए। अरेस्ट होने के बाद मौजूदा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने इनके नुमाइंदों को बुलाया था और इनके मसाइल हल करने की यकीन था। इनके मसाइल नहीं हल हुए। मार्च से ये हुकूमत जो है अनाने इक़्तिदार संभाले हुए है। अब ये 2024 ख़त्म होने वाला है। लीव एनकैशमेंट पर कुछ भी नहीं बना। ये तमाम जो लीडर थे ये सरकारी मुलाजमीन के, तंजीमों के, उन्होंने कोई बड़ी कॉल नहीं दी। रूल 17 ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद एहतजाज हुआ, फिर जाकर ये अपने दफातर में बैठ गए। अब पेंशन हुकूमत भी तो टेस्टर लगाती है ना, हुकूमत ने टेस्टर लगाया, लीव एनकैशमेंट पर 2-3 बार आए हैं और चले गए। रूल 17 पर 2-3 बार आए हैं, चले गए हैं। पेंशन भी मुका दो, वो एक दिन आएगा इनके वो जो हाउस रेंट अलाउंसेस वगैरह वो भी खत्म कर देंगे, तभी ये बैठे रहेंगे। और एक एक तंजीमें का कई धड़े हैं और आपस में जानी दुश्मन से ज्यादा बुरे हालात हैं। और इनके लीडरान को देख लिया जाए जो नारे लगा, लेकिन अभी बिल्कुल अभी आपने बताया कि वो गले में रोटियां डालकर वो इनके कुछ वो मुलाजमीन खड़े होते हैं, वो जो गले में रोटियां डालकर खड़ा होता है ना, उसके घर में वाकई फाका होगा। और जो लीडर वहां पर आकर गाड़ी में होता था प्रोटेस्ट में, वो बड़ी गाड़ी में लेकिन शेख साहब, मैंने खुद देखा है कि जब सैलरी का कोई इंक्रीज का मामला होता था या फिर इस तरह का कोई मामला था, तो उस पर ये सारे इकट्ठे हो जाते थे। जी, आप मुझे नहीं पता आप इनका इस मामले को नहीं इंशाल्लाह इस पे हमारा बकायदा लाया अमल करेगा। ये इन्होंने प्रोटेस्ट जी असल साहब, इसी के ऊपर आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि आपकी जब जून में जो है वो मई में आप जुलाई में शुरू कर देते हैं एहतजाज, जब आपकी सैलरी का इजाफे का बजट में होता है इम्कान, तो उस वक्त तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने खुद देखा आपके ऐपका के सारे जड़े इकट्ठे होकर एहतजाज करते हैं, बाकी तंजीमें भी साथ मिल जाती हैं। तो अब उस तरह नज़र नहीं आ रहा और हुकूमत एक एक करके तो ज़ाहिर फिर सरकारी नहीं। ये अब हमारे जो मुल्तान में कल जो हमारी वहाँ पे एक इजलास हुआ है, ये 6 दिसंबर को जो है हमारा ये CNW में जो है वहाँ पे भी ऑल ग्रैंड अलायंस का इजलास है मुश्तरका, उसमें हमने इंशाल्लाह फैसला। ऑल ग्रैंड अलायंस में क्या क्या आता है? इसमें सारी तंजीमें आ जाती हैं, जिस तरह रेवेन्यू बोर्ड है और डिस्ट्रिक्ट ये जो टाउन हॉल, जिससे जितनी भी लेबर यूनियन पार्टीज है ना, जितनी भी यूनियंस बनी है, इन सबको इकट्ठा किया, पैरामेडिकल स्टाफ है, जितनी भी जो है वापडा पैगाम यूनियन जितनी भी है, ये हमारा मुश्तरका फिर लायबल होता है। लेकिन आपके आपस में इख्तलाफात बहुत नहीं, देखें आपस के इख्तलाफात जो हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है तमाम मुलाजमीन की कंबाइन की, सबके मुश्तरका मुफादात की, वहाँ हम सब इकट्ठे हैं, हम में कोई इख्तलाफ नहीं। एक मिनट अजहर साहब, ये लीव एनकैशमेंट का इनका प्रोटेस्ट चल रहा था पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर। इन्हीं के धड़े के एक सदर साहब हैं, वो उन्होंने सेक्रेटरी के बाहर आकर कहा था धरना खत्म कर दिया, उन्होंने यकतरफा तौर पर खत्म कर दिया। किसी को हम वहां पर मौजूद थे, वो में नहीं लिया, रिपोर्टिंग के लिए हम मौजूद थे। मुझे दफ्तर से कॉल है धरना खत्म, मैंने कहा नहीं खत्म हुआ। यहाँ पे पता किया इनका एक धड़े के सदर थे, उनके अंदर में कोई मामला तय पाया, उन्होंने अपने तौर पर धरना खत्म कर दिया। धरना चल रहा है, आधे लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, बेसिकली हम उसे धड़ा मानते ही नहीं है। वो चंद बंदों का एक टोला है और वो भी उनका जो मतलब जो प्रेसिडेंट बना वो एक रिटायर्ड शख्स है, वो हाजिर सर्वस भी नहीं है। हम उसे कैसे मान उसको कान से पकड़ के बाहर कर दें, वो उसे कर दिया गया। नहीं, उसे कर दिया गया बड़े हर दौर में जो है ऐसी जो काली भेड़ें जरूर होती जरूर हैं, ये बात नहीं है। देखें हमारी जो तंजीम है वो इस टाइम बिलशुमुल आज़ाद कश्मीर तक हमारी बॉडी है, हर ज़िले में हर डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारी बॉडी है। तो ये नहीं है, एक साल हो गया लीव एनकैशमेंट आप वापस नहीं करवा सके, रूल सर देखें ये बात आप पेंशन भी आपकी आ गई, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। ये बात हम नहीं करा पाए, लेकिन उसके पीछे जो वजह है ना, बेसिकली कुछ हालात ऐसे क्रिएट कर दिए गए, जैसे मैम 20 अक्टूबर को जो हमारे सरकारी मुलाजमीन के साथ हुआ, आधी रात को जो शब खून मारा गया, सोए हुए बंदों को सड़क से गिरफ्तार किया गया, उन पे लाठीचार्ज किया गया, फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेट जो सियासत पार्टी के साथ हुआ, मेरा ताल्लुक नहीं है, वो तो सियासी बात है ना, वो मैं एक बात कर रहा हूं। बेसिकली एक डर तो क्रिएट किया गया है ना,
और डर गए। चाहे वो भी है, होता है यार। नहीं, देखें देखें, हर एक के डरने की साथ बात एक- शेख एक साहब थोड़ा माजरत के बहुत साथ डरने की बात नहीं है। तो आपके जो टीचर्स लाइंस ग्रैंड लाइंस उनके जो है रहनुमा उनको नौकरियों से निकाल दिए। जी जी बिल्कुल। देखें, इसका मतलब खौफ पैदा हो चुका है, नहीं, डर खौफ गए। अभी नहीं है। अभी देखें उस sense में सरकारी हम नहीं मुलाजिम कहते। जो है ना वो एहतजाज करने की हमारा होता है। आज तक अगर देखें हमारे इतने बड़े एहतजाज हुए हैं, धरने हुए हैं, एक पत्ता तक नहीं टूटा। हम इस हक में नहीं है। जब देखें एंड जो धरना या एहतजाज होता है, हमने एडमिटली हमने बैठना टेबल टॉक पे ही होता है। तो जब हमारे मुज़ाकरात हो गए हुए थे, हमें यकीन दहानी करा दी गई हुई थी, तो जिसना भी आपको बताया मियां साहब ने कि हमारे जो मुल्की हालात, हम किसी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ठीक है, नहीं वो आपको होना भी नहीं चाहिए। ये हाँ, तो नहीं, आपका देखिए, अगर कानून, इस आपका जो सर्विस रूल है वो बिल्कुल, भी इस बिल्कुल, बात की इजाजत नहीं देते। देखिए कि ना, आप अगर हम किसी प्रोटेस्ट सियासी करते जमात के हैं, साथ अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं तो मे भी कुछ ऐसे लोग हमें जाहिर कराएंगे जी ये फलानी पार्टी से तल्लुक रखते हैं, लिहाजा हमने इसका मुल्की मतलब हालात कि को, आप इसी वजह से खामोश बैठे हुए हैं। हम इसी वजह से अपने का जो मुल्की हालात बने हुए थे उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये अपना सिलसिला तो चलते रहना फिर। नहीं, उसके साथ साथ बेसिकली ये कि जिस तरह से अब ये जो चीज़ आई है इस वक्त पेंशन के हवाले से, इसके ऊपर हमारी अब जो इंटरनल मीटिंग्स है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू डेज आप खुद देखेंगे, अगर हमें सड़कों पे आना पड़ा हम आएंगे, अगर हमें फिर उसी तरह गिरफ्तारियां भी देनी पड़ी, तुम देंगे लाठीचार्ज भी हम उसको भी अच्छा देखेंगे। साहब, मुझे ये बताएं कि एक जो सियासी जमात है या फिर एक जमहूरी हुकूमत है, उसका अपने मुलाजमीन के साथ क्या रवैया होना चाहिए? माजी में कई बार आपने एहतजाज किए, तो आपको किस तरह डील किया जाता था? पंजाब असम्बली में आपको इंगेज किया जाता था, तो आप समझते कि मौजूदा हुकूमत में आपके साथ उस तरह डील नहीं किया जा रहा? इसमें कोई आप समझते कि ये मियां साहब ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। शायद आपके इल्म में होगा कि हमारा जो स्केल रिवाइज के हवाले से 7 क्लब के बाहर एहतजाजी धरना दिया गया था, जिसमें राना मशहूर साहब भी आए थे और उन्होंने आके हमसे बाकायदा यकीन दहानी करा के उस टाइम कोई ऐसा तशद्दुद वाक़या या ऐसा कोई लाठी चार्ज नहीं था जिससे उन्होंने हमारे मुज़ाकरात किए। क्योंकि आपका एहतजाज तो पीटीआई के दौर में भी हुआ, नून लीग के हर दौर में भी हर हुआ, दौर में आवाम देखिए लीग जी, के दौर में भी हुआ। हमारा तो सब हर ये दौर में होता होता है। रहता है। मार्शाल्लाह में भी हमारी एक बहुत बड़ी तहरीक चली हुई है। ये जो हमारे स्केल रिवाइज के मुतालबात थे ये 84 से हैं, 1984 से, जो अब जाके कहीं हमारे ये पूरे हुए थे जो स्केल रिवाइज हुए थे। तो ये तहरीक तो हमारी चलती रहती है, जिसका भी आपको बताया इन्होंने कि हमारे इंशाल्लाह जिससे कायदीन जो हमें हुक्म देंगे तो हम आपको अभी डॉक्टर साहब, चंद यही दिनों बात है में- राणा साहब कि इतने एहतजाज आप करते हैं तो इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलते भी है, शदीद गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, जिस तरह आपने बताया कि 94 या इससे पहले के आप, तो फिर भी आपकी बात नहीं अभी तक सुनी गई, नहीं आपकी बातें मानी गई या कुछ बातें मानी भी गई हैं? जी जी देखिए उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, देखें इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन लोगों ने फिर भी मुलाजमीन का ख्याल रखा है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे एहतजाज की बदौलत मिली भी हैं, फॉर benefits मिले एग्जाम्पल भी हैं। पीटीआई के दौर की बात करते क्या रिलीफ मिला था? PTI कुछ एक एग्जाम्पल तो दें मुझे। पीटीआई दौर में एक कोई दो आपको लाउंसेस मुलाजमीन के को- हवाले से हुआ, PTI तनख्वाह में दौर में इजाफा उस दौर में- 1 साल नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद उनका तरफ से ना हमें हर साल अलाउंसेस की मद में अच्छा का benefit कंपैरिजन मिलता रहा तनख्वाह है। में इजाफे का कर लेते हैं। जी, अजहर बिल्कुल। साहब, उस दौर में क्या था? अब इस दफ़ा जो हुकूमत आई ये इस दफ़ा जो हुकूमत आई थी ये हुकूमत ने एक अच्छा बेनिफिट हमें दिया था 35%, जिसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने कट लगाया, ठीक है, और वो भी इनिशियल बेस के ऊपर जिसके ऊपर एहतजाज भी हुए। लेकिन हमें वो- तो पता लगा है कि शेख साहब के उसमें टैक्स इतना इजाफा हो चुका है, मुलाजमीन कहते हैं कि तनख्वाहें वापस बढ़ाए ना हमारी, वापस उसी पे ले जाए। ये लेकिन बात लेकिन ठीक है। उसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा मियां साहब, ये मेरे दोनों फाजल दोस्तों से शायद इख्तिलाफ करेंगे, ये कोई आसमानी सहीफा नहीं है कि हर साल के बाद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करना ही करना है। आप भी मुलाजमत करते हैं, हम भी सारे मुलाजमत कर रहे हैं, हाँ, तो प्राइवेट सेक्टर में ना। उस तरह से वो नहीं, शेख इजाफा साहब, नहीं होता। शेख ये कोई साहब- फर्ज नहीं है कि हर साल इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। इनके साथ शेख जो साहब, हम ज्यादती कहते हैं होती कि है वो हमारी ठीक है। सैलरीज में आप इजाफा ना करें, अगर महंगाई वहीं पे रहती है। देखिए दिन ब दिन महंगाई भी तो कहाँ बढ़ती है ना। एक सरकारी मुलाजम है, अगर उसके 2 बच्चे हैं, उसने भी तो कैसे गुजारा करना है। अगर महंगाई जिससे आप कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि हम भी एक प्राइवेट बंदा, देखिए प्राइवेट बंदा जो है उसको 100 बेनिफिट हैं। अगर आप कारोबार बिजनेस में चले जाएं, ये पानी की बोतल है, अगर वो 10 रुपए की देख रहे हैं, उसने महंगाई के दौर पे इसको 20 रुपए की कर देनी है। तो सरकारी तो क्या मुलाजिम सरकारी मुलाजिम कारोबार नहीं कर सकता? सरकारी मुलाजिम कैसे कर सकता है? नहीं, देखें वैसे लॉ है ये। लेकिन लॉ नहीं है, लेकिन करते हैं, ठीक। तमाम डिपार्टमेंट्स में करते हैं। करते खास हैं, तौर पर जितने करते वो हैं। प्रोक्योरमेंट वाले मामलात हैं उनमें मोर देन 50% सरकारी मुलाजमीन खुद से उन्होंने फ्रंटमैन खड़ा करके वो उसकी ठेकेदारी कर रहे होते हैं। मोर देन 50% काली भेड़ें तो मियां साहब हर जगह पे हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स में अगर देखें 5 उंगली एक जैसी नहीं है, काली भेड़ें तो हर जगह पर है।
अभी जना अस्पताल की एक एग्जांपल है, वहाँ पे ईसीजी टेक्नीशियन है, उसने वहाँ पे मेडिसिन सप्लाई करते हुए तकरीबन 1 करोड़ 22 लाख रुपए की पेमेंट वसूल की है जना अस्पताल। ECG तो फिर आप उनको तो कोई पूछता नहीं है। सर देखिए, हम कभी किसी गलत बंदे को वो डिफेंड नहीं एमएस या वो जो दीगर अफसरान है वो लाजमी तौर पर साथ मिले होंगे, उसके बगैर तो वो इस तरह से नहीं कर सकते। और वो धड़ल्ले से कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर शेख साहब ये बात है कि वो जो फार्मेसी वहाँ पर रजिस्टर्ड है ना, वो लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की सरकारी कॉलोनी का जो ड्रेस है उसी के ऊपर रजिस्टर्ड है, और कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं हो बहरहाल, हमारा ये तो आज का टॉपिक नहीं है। टॉपिक तो मेरा यही है कि सरकारी मुलाजमीन के साथ जो मराहत हैं उसमें तो दिन ब दिन जो है वो मियां साहब एक कमी की जा रही है। मियां साहब, आप भी मुलाजमत पेशा, हम भी मुलाजमत पेशा, किसी भी मुलाजम पेशा आदमी से पूछ ले 5 तारीख के बाद, भाई तेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपको पता चल जाएगा कि तनख्वाह पहली 5 दिनों के अंदर ख़त्म हो चुकी है। क्या जी, ग्रॉसरी, कोई पिछले महीने करियाने का बिल दे दिया, बिजली के बिल आपके सामने है। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी तनख्वाह 50,000 है, 86 हज़ार रुपया उनका बिजली का बिल आया हुआ है, घर में कोई एयर कंडीशन नहीं है, बताएं वो क्या करें। नहीं, ये तो बहुत बड़ा इशू है। और बिजली जो महंगी है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा लेट आपने अभी पॉइंट है, ये प्रोग्राम के शुरू में ये पॉइंट आपने आना चाहिए था देखिए, कि मैं पिछले दिनों बिल देख रहा था, एक ही टैक्स को 4 बार लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा, ठीक है, बताएं, ठीक। वो कहते हैं ना, वो खाएगा क्या और निचोड़ेगा सर, क्या। अब तो मीटर का भी आपको जो मंथली जो है रेंट देना पड़ता है आपको, बल्कि मीटर हमने परचेज किया हुआ है, परचेज किया हुआ, फिर भी उसका हमें रेंट देना पड़ेगा, उसकी पेमेंट की हुई है। इवन के इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की का है, उसको वो कैसे बिजली का बिल दे सकता है जो इतने एक जिसकी सर, मिनिमम वो जो नायब कासद है क्लास 4 का बंदा है, उस बेचारे की सैलरी अगर आप देखें तो वो उसकी 30 से ज़्यादा नहीं होगी, 28-30 हज़ार रुपये उसकी सैलरी होगी। अब वो जो क्लास 4 का, उसको वही बात आ जाती है कि वो बेचारा अपना खर्चा किस तरह मैनेज करेगा। बिल्कुल ठीक है। वो मैं बता देता हूँ कि वो देखें, ये बेचारे, जिसका भी आपको बताया कि 5 तारीख को उनकी सैलरी ख़त्म हो जाती है, वो फिर एक दूसरे से पकड़ के वो अपना गुजारा करते हैं बेचारे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे ख्याल इस महंगाई के आलम में इतने के पिस चुके हुए हैं कि अपने 2 वक्त की रोटी भी जो है ना उनको बड़ी बिल्कुल मुश्किल ऐसा हुई ही। हुई है। लेकिन राणा साहब, आप बताएं फिर फाइनल क्या करना है आपको, या आप अभी सोचेंगे या आप समझते हैं कि नहीं जी, हम जिस तरह ही अब हमारा जो 6 दिसंबर को हमारा जो इजलास होगा, उसमें जो भी हमें कायदीन हुक्म देंगे इंशाल्लाह, उसमें हम भी 6 दिसंबर को 6 दिसंबर को हमारा ये जिसमें ग्रैंड अलायंस का जो है, ठीक, उसमें हमारा जो मुशावरती इजलास होगा, ये CNW में इंशाल्लाह हमारा होगा। तो उसके बाद जो हम अपनी तहरीक का ऐलान करेंगे। ठीक है। अजहर साहब, क्या कहेंगे आप इख्तिताम पर? देखिए, बात इनकी राना साहब से मैं इत्तफाक करूंगा कि अब जो फैसला हम कंबाइनली करेंगे हम उसके मुताबिक चलेंगे, चाहे वो जो भी है। चुप तो बैठने वाले नहीं है। क्यों? मुआशी कत्ल हो रहा है इस वक्त, इत्तेहाद है आप सब लोगों का, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, टीचर्स के जो रहनुमा थे, ग्रैंड अलायंस टीचर्स जो है, उनको टर्मिनेट कर दिया गया नौकरी से। देखिए, ऐसे मामला आते हैं, सस्पेंशन भी होती है, टर्मिनेशन भी होती है, बहाली भी होती सर, है। अपने हक के लिए तो खड़ा होना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। अगर आप भी हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कल को हम कुछ हासिल कर पाएंगे। अजीज शेख साहब, आइंदा क्या क्या जो है वो सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कुछ होने वाला है? सर, पेंशन ही मुकम्मल तौर पर शायद खत्म कर दी जाएगी। ये सालाना इजाफा जो हर साल होता है वो भी शायद, क्योंकि मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए तो फिर देखिए, अभी मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो डिक्टेट करवा रहा है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। IMF के साथ जो मुआहदा किया गया है, ये जो ईट एंड ड्रिंक है, ये उसी मुआहदे के तहत है। हर किस्म का वो जो टैक्स इस्तिस्ना था उसको ख़त्म किया जा रहा है। लाइव स्टॉक पर बड़ा टैक्स वो इस्तिस्ना दिया जाता था। ये जो गंदम की खरीदारी वाला मामला था, जिसकी वजह से पिछले साल से किसान परेशान है, वो भी IMF की वजह से किया गया। ये वाज़ेह तौर पर इंस्ट्रक्शंस थी। तो ये सारे मामला चलाने उन्होंने ही है ये, लेकिन अगर ये मुलाजमीन इकट्ठे होंगे तो शायद 6 दिसंबर को क्या फैसला करते हैं। तरीक शेख साहब बहुत शुक्रिया, राना असद साहब हमारे साथ मौजूद थे, राना साहब बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद अजहर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। और जो है वो मुतफ़िका तौर पर जो है वो यहाँ पर एप्का के और बोर्ड ऑफ रेवन्यू एसोसिएशन के जो यहाँ पर रहनुमा मौजूद थे, उन्होंने यही कहा कि
6 दिसंबर को जो है वो एक उनका ग्रैंड अलायंस का एक अजलास है, उसमें जो है वो यकीनी तौर पर कोई फ़ैसला किया जाएगा जो मुलाजमीन की मराद को ख़त्म किया गया। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम जो है वो PP 139 के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है और इस कल के इस इलेक्शन में क्या सूरत हाल होगी और यहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन PP 139 शेखुपुरा में जो है वो ज़िमनी इलेक्शन का इनकाद कल होगा और इस बारे में जो मैं आपको बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून के जो राना ताहिर इकबाल और PTI से एजाज भट्टी में मुकाबला है। इससे पहले चूँकि राना तनवीर साहब के जो भाई राना फजाल की वफ़ात के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब उस वक्त अगर बात करें तो राना अफजाल साहब 46,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे नून लीग की तरफ से। अब जो है वो इस मुकाबले में अब देखना है कि कौन ये इलेक्शन विन करता है और सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल यहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। तो इस पूरे मामले के ऊपर आज बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे वकास गौरी साहब, एंकर पर्सन है और नून लीग की बीट करते हैं, नुमाइंदा लाहौर रंग भी है। इनसे बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत की इस सीट पर क्या नून लीग की क्या सूरत हाल है और उसके साथ सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे। हमारे क्राइम रिपोर्टर अली मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर राना गुलाम बाज साहब SSP इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा है, उनसे इसकी सारी सूरत हाल का पता करेंगे क्या इंतजाम किए हैं। सबसे पहले जो है वकास गौरी साहब काफ़ी जो है वो मुकाबले अगर बात करें तो जो है वो नून लीग आम इंतखाबात में ये जो है वो मार्जिन से जीत चुकी थी। तो आप क्या समझते हैं आप ज़िमनी इंतखाब में? मियां नवीद साहब, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो ज़िमनी इलेक्शन होता है अमूमी तौर पर एक तासुर है कि वो हुकूमत की हिमायती याफ्ता जो जमात है वही जीता करती है। और ये जो हल्का है PP 139 जो है यहाँ पर चूँकि पहले भी मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे राना अफजाल साहब जो राना तनवीर साहब के भाई भी हैं जिनकी वफ़ात हुई है, वो तकरीबन 17,000 वोटों के मार्जिन से जीते थे। तो अब उनकी वफ़ात के बाद उनके भाई जो हैं ताहिर इकबाल साहब, राना ताहिर साहब, वो हैं, उनके मुकाबले में एजाज भट्टी साहब हैं। अब एजाज भट्टी साहब पहले भी जो थे उम्मीदवार थे राना अफजाल के खिलाफ और अब दोबारा वो हैं। यहाँ पर अगर पहले 16,000 वोट का फर्क था, 16 से 17,000 वोट का फर्क था। अब मैं आपको बताऊं कि PTI का एक वोट बैंक है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाल ही में जो इस्लामाबाद में एक एहतजाज भी हुआ है और इमरान खान को की जेल की कैद को 1 साल भी गुजर चुका है, तो इसका एक असर जो है वो इन ज़िमनी इंतखाबात पर यकीनी तौर पर पड़ सकता है। तासुर यही है कि नून लीग जीतेगी, लेकिन एक सेटबैक या सरप्राइज जो है वो हो सकता है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। मैं यहाँ पर एक्चुअली सिक्योरिटी की सूरत हाल का थोड़ा सा इंतजाम का जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं PP 139 में, राना गुलाम बाज साहब SSP इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बताइएगा कि क्या सूरत हाल इस वक्त इस इलेक्शन के हवाले से आपने क्या इंतजाम किए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको डिटेल्स बताता चलूं कि ये PP 139 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये इलेक्शन की सीट अभी खाली हुई थी। राना अफजाल हुसैन यहाँ से MPA थे, उनके इंतकाल के बाद। तो यहाँ पे इस वक्त सिचुएशन ये कि हमने बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की हिदायत के मुताबिक फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए हैं। इसमें हमारे कोई 1700 के करीब सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ पे डिप्यूट हुए हैं। खुद RPO साहब शेखुपुरा, DPO साहब शेखुपुरा, तमाम सारी हमने इसमें जो प्री इलेक्शन अरेंजमेंट थे वो भी कंप्लीट किए हैं। इलेक्शन डे के हवाले से भी हमारी तैयारी मुकम्मल है और इसके लिए हमने इसको डिफरेंट जोन्स में और डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड किया है। और उसके लिए जो बाकी दीगर अलाइड डिपार्टमेंट से, इसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट इसमें इलेक्शन के हवाले से साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन है और तमाम जो मटेरियल है उसकी सेफली जो तरसील है उसे मुमकिन बनाया है। तमाम जगह पे जो हमारा इलेक्शन मटेरियल है वो पहुंच चुका है सेफली और वहाँ पे इस वक्त से भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स मुकम्मल हैं। कल के लिए QRF टीम्स और एलीट की सेपरेट टीम्स भी तश्कील दी गई हैं जो एरिया में मौजूद रहेंगी और हमारी कोशिश होगी कि वोटर्स। राना गुलाम बाज साहब ये बताइएगा कि कोई खास किस्म के पोलिंग स्टेशन भी हैं यहाँ पर, कोई ऐसा इलाके हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, हमने कुछ एरियाज को इसमें डिक्लेयर किया है जिनको हमने एक कैटेगरी में फॉल किया है और वहाँ पे सिक्योरिटी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी अरेंजमेंट किए गए हैं। वहाँ पे ऐसा कोई इशू प्रेजेंटली नहीं है क्योंकि जो पहले यहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे या दूसरे उनसे हैवी श्योरिटी बॉन्ड्स लिए गए हैं और उन्हें
कोर्ट से पाबंद भी करवाया गया है। लेकिन बिल्कुल एहतियातन हमने जो है तमाम जगह पे, और स्पेशली जो ए कैटेगरी के 24 पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बेहतर इंतजाम किए हैं। बिल्कुल ठीक। तो आप हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल जो है वो पुरअमन इंतखाबात मुकम्मल होंगे और खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़यात, क्योंकि शेखुपुरा की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो एक वो इलाका भी उस तरह का है और ख़बरें भी आती जाती रहती हैं कि क्या यहाँ पर मामलात हैं। जी बिल्कुल, शेखुपुरा का इलाका हमेशा ही इलेक्शन के हवाले से इम्पोर्टेंट रहा है, और ये जिस हल्के में इलेक्शन होने जा रहा है ये बिल्कुल ही लाहौर की आउटस्कर्ट है, और लाहौर का एडजेसेंट जो आप कह सकते हैं पहला ही जो हल्का है वो ये हल्का है। तो ये बिल्कुल जैसे ही हम लाहौर को क्रॉस करते हैं टुवर्ड्स शेखुपुरा, तो पहला ही हल्का ये कोट अब्दुल मालिक और इसके सराउंडिंग्स में ये शरकपुर तक जाता है। तो इसमें इंशाल्लाह बिल्कुल पुरअमन इनेकाद होगा, और हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि बिल्कुल इसमें अल्लाह ताला सुरखरू फरमाएं, और हम जो अरेंजमेंट किए हैं और जिस नेक नीति से गवर्नमेंट और हम सब इसमें काम कर रहे हैं उसमें इसका इंशाल्लाह पुरअमन इनेकाद मुमकिन होगा। बिल्कुल शुक्रिया। राना गुलाम साहब सिक्योरिटी की सूरत बता रहे थे कि कह रहे थे कि जी पुरअमन इंतखाब कल होंगे। अली मिर्ज़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या सूरत हाल है इस हल्के में जो है वो पुरअमन इंतखाबात, जिस तरह SSP इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि ये जो है वो इंतखाबात पुरअमन होंगे, तो क्या समझते हैं कि ये पुलिस करवा पाएगी? जी बिल्कुल मियाँ साहब, जिस तरह SP इन्वेस्टिगेशन राना गुलाम साहब ने बताया, मैं आपको पहले ये बता दूं कि 27 DSPs जो हैं वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए इस इलेक्शन पर जो है वो दिखाई देंगे। 100 से ज़ायद इंस्पेक्टर तैनात किए गए, और सबसे बड़ी बात नफरी वहाँ पे गई नहीं, इनकी अपनी लाइन से नफरी होती है जिसको जो है वो बाकायदा तौर पर कॉल की जाती है, एंटी रॉयड होती है। 2800 पुलिस एहलकार जो है वो इस इलेक्शन पर NA 139 के जो है अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए दिखाई देंगे, और RPO शेखुपुरा खुद भी वक्फा से उनका जो हसास पोलिंग स्टेशन, जिस तरह राना गुलाम साहब ने बताया कि 24 A कैटेगरी के हसास हैं, और उन जगहों से जाकर उन लोगों से जो उम्मीदवाराना है उनसे श्योरिटी बॉन्ड्स लिए हैं, जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उन लोगों से भी, चाहे वो PTI के हो चाहे वो नून लीग के हो। आपका तो चूंकि आप बीट करते हैं और आप विजिट भी करते हैं, तो कोई खुदा ना खासा कोई ग्रुपों में लड़ाई झगड़े का खदशा है? मियाँ साहब, लड़ाई झगड़े जो हुआ है, हुल्लड़बाजी या नारे लगाना वो एक सियासत का हुस्न है, लेकिन लड़ाई झगड़े शेखुपुरे के मामले में देखे जाए तो शेखुपुरा के ऊपर बहुत मशहूर है। इस मामले में लड़ाई झगड़े के कत्लो गारत के वाकयात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसको DPO शेखुपुरा बिलाल जफर की सरबराही में जो है वो बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शन हिदायत दी गई हैं SP इन्वेस्टिगेशन राना गुलाम की कि बाकायदा तौर पर इसको पुरअमन इलेक्शन बनाने का एक चैलेंज जो है वो IG पंजाब की तरफ से जो है वो RPO शेखुपुरा, DPO शेखुपुरा और SP इन्वेस्टिगेशन जो राना गुलाम अभी टेलीफोन लाइन पर मौजूद है उनको दिया गया। हर तरीके से मुमकिन कोशिश की गई है। यहाँ पर मैं एक और बात आपको और हमारे नाजरीन को हमारे चैनल की मुनासबत से बता दूं, अब शेखुपुरा जो है वो बाकायदा तौर पर सेफ सिटी कैमरों का जाल भी बाकायदा तौर पर बिछा दिया गया है। एग्जैक्टली जिसकी वजह से पुलिस की थोड़ी सी रिलैक्समेंट कहें तो वो आई है। पहले शेखुपुरा में सेफ सिटी कैमरास नहीं थे, कहीं भी जुर्म होता था तो पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन पुलिस को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब IG पंजाब ने जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं सेफ सिटी का, शेखुपुरा भी महफूज हुआ है, जिस तरह लाहौर के गिरदोनुमा में जो है सेफ सिटीज के कैमरों का जाल जो है वो मौजूद है। तो अब इलेक्शन में तो मुझे पता लगा कोई खराब पड़े हैं, कैसी बात बिल्कुल है? बिल्कुल खराब है, और 3000 से ज्यादा कैमरास जो है वो खराब है, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का नहीं हो रहा इसके ऊपर कोई। इस पर हमारे SP जो कमांडर हैं SP शफीक हैं इधर के, बाकायदा तौर पर उनसे हाल ही में भी इंटरव्यू हुआ। ठीक है, इलेक्शन पे दोबारा मैं विकास गौरी साहब की तरफ आता हूँ। विकास गौरी साहब, आपने भी बताया कि कुछ जो है वो नो डाउट के यहाँ पर पहले नून लीग सीट जीत चुकी है, तो आप समझते हैं कि 6 माह के अंदर जो पंजाब हुकूमत की जानब से जो काम किए गए नून लीग की जानब से, तो उसका भी कोई इफेक्ट पड़ेगा? मियाँ साहब देखें, इस वक्त पॉपुलरिटी की बात करें तो PTI तो कहती है इस वक्त पॉपुलर जमात है। मैं वही आपसे अर्ज करूंगा कि अगर आप मंसूबों की बात करें तो पंजाब हुकूमत ने यकीनी तौर पर कई मंसूबे शुरू किए हैं स्टूडेंट्स के लिए, काश्तकारों के लिए, बिजनेसमैन हजरात के लिए, कारोबारी जो इंडस्ट्रियल हमारा जोन है उस हवाले से भी। लेकिन इसके बावजूद आप भी जानते हैं, आप पुराने जर्नलिस्ट हैं, कि हमारी जो सियासत है या जो वोटर का एक माइंड सेट है वो इन मंसूबों की बजाय जो ट्रेंड चल रहा होता है, और जिस तरह जो भी लीडर, मैं कहता हूँ कि जो जेल में चला गया वो समझ लें कि उसके साथ एक हमदर्दी का वोट बैंक जो है वो अटैच हो जाता है। तो इस वक्त चूंकि PTI जो है वो उनके जो लीडर हैं बानी PTI वो जेल में है, 1 साल उन्होंने गुजार लिया। तो PTI तो ये दावा करती कि वो पॉपुलर है इस वक्त, उनका खंबा भी खड़ा कर दिया जाए वो जीत जाएगा। सारे कितने खंबे आपको पंजाब असम्बली में नजर आ रहे हैं? मैं तो जब अपने शो के लिए भी इंटरव्यू करता हूँ तो मैं खुद कहता हूँ जी आप कौन है, वो कहते हैं जी हम खंबे हैं, हम धांधली के चांसेस बताएं, हो सकते हैं धांधली चांसेस? देखें, धांधली का इल्ज़ाम लाजमी तौर पर लगेगा, चाहे हो या ना हो।
और ये तो आपको पता है कि तो अमेरिका में भी धांधली होती है वैसे, अमेरिका आप में होके आए हैं। अमेरिका में होके आए हैं, वहाँ पे धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगा, होती है इतना देखिए कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं है, जब इल्ज़ाम ही नहीं लगा ठीक तो वो है। फिर बड़ा तो मुश्किल पीपी 147 में मुझे बताएं कि यहाँ पर जो है वो, क्योंकि पीटीआई हमेशा कहती है कि उनको जो है वो फॉर्म 47 की बात ले जाती है। देखिए आप भी जानते हैं और यहाँ पे बैठे सारे हमारे दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है उनका फैसला सिर्फ वोटों की बुनियाद पर नहीं किया हुआ, ना कभी पहले हुआ है ना कभी आइंदा होगा। इसमें और भी एलिमेंट्स होते हैं और जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो एक सियासी रविश है, अगर वो मुस्तकबिल में अपना कोई भी खोया हुआ मकाम हासिल करना चाहती है या अपना हुकूमत का हिस्सा बनना चाहती है तो फिर उसको अपना तर्ज सियासत जो है वो तब्दील करना पड़ेगा। पॉपुलैरिटी है पीटीआई की, वोटर्स जो हैं वो हमने पहले भी देखा था इलेक्शन 2024 में भी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो ढूंढ के आके पीटीआई के कैंडिडेट को वोट डालते हैं। इन्होंने बैंगन भी निशान दिए, इन्होंने चारपाई भी दी, इन्होंने केक भी निशान दिया, लेकिन वो पीटीआई का जो वर्कर है वो आके जो है वोटर ढूंढता था कि यहाँ पे उम्मीदवार कौन है, उसका निशान क्या, और उसको फिर वोट डालते थे। वोट बैंक उनका है, लेकिन नून लीग की तरफ से क्योंकि यहाँ पर पहले भी राना अफजाल लेकिन इस हल्के में मरूसी सियासत भी तो है ना। राना देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि ये पर बड़ा होल्ड है। एक मजबूत खानदान है। वफाकी वजीर राना तनवीर के भाई थे राना अफजाल, जो 40,000 वोट लेके कामयाब हुए और उनकी सीट जो है ये खाली हुई है, तो यकीनी तौर पर यहाँ पर एक मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है। तो लेकिन यहाँ पर एक अहम रहनुमा नून लीगी मियाँ जवेद लतीफ़ ने भी ये जो है वो इल्ज़ाम आयद किया था कि इन्होंने जो है वो राना तनवीर के भाई को पैसे देकर इन्होंने जो है वो इलेक्शन विन किया। देखिए मुस्लिम लीग नून में इंटरनल सियासत भी चलती रहती है और कई ये तो नून का अपना है ना, अपना कि नून वो का जब रहनुमा है। दूसरे ग्रुप का टिकट होल्डर जीत जाए तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। बहरहाल अगर इस हल्के की पीपी 139 की आप बात करें तो नून लीग का यहाँ पर वोट बैंक है। अब देखना ये है कि कल पता चलेगा कि जो पीटीआई का वोटर है वो जो गुज़िश्ता इलेक्शन में जिस तरह निकला था वो उस तरह निकलता या नहीं निकलता। और मेरा ख्याल है कि जितनी सख्ती है हमें आजकल, पता लगा है कि वहाँ पे कोई तरक्याती काम अभी, क्योंकि तरक्याती काम हुकूमत नहीं करवा सकती, तो अभी भी तरक्याती काम वहाँ पे हो रहे हैं, ऐसी बात है? देखिए मेरे इल्म में तो ऐसी कोई फुटेज या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आपके पास है तो आप उसको ज़रूर। जी अली मिर्ज़ा, verify आप कर क्या लें। देखते हैं कि जो शेखुपुरा की जो पुलिस है वो इसको पुरअमन इनकाद ये करवा लेगी? बिल्कुल, जितनी नफरी क्योंकि यहाँ यहाँ पर पे तैनात लड़ाइयाँ, की गई झगड़े, है, कत्लो-गारत एग्जैक्टली शेखुपुरा के अंदर दुश्मनदारों का अक्सरियत शहर भी हम कहा सुनते जाता है। मियाँ साहब, दूसरा नाम शेखुपुरा के दुश्मनदारों का शहर के नाम से भी जो है वो इस नाम को जाना जाता है। शूटर्स बहुत बड़े बड़े जो हैं वो लाहौर आकर वारदातें कर कर वापस शेखुपुरा चले जाते हैं, लेकिन जितनी एक नफरी पुलिस ने यहाँ पर तैनात की हुई है, सेफ सिटी कैमरों का बहुत बड़ा एज है, बाकायदा तौर पर जो है वो इस चीज़ को जो जराइम पेशा अफराद हैं उनको कैच करने के लिए कैमरास भी वहाँ पे लगाए गए हैं। और पुलिस, सबसे बड़ी बात, आरपीओ शेखुपुरा जो अतर इस्माइल हैं उनका 24 के 24 उनका टारगेट है कि 24 के 24 जो ए कैटेगरी के पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर जाकर खुद जाकर जो है वो वोटिंग और पोलिंग का अमल जो है वो देखें, वोटर्स के साथ जाकर जो है वो बातचीत करें। और पहले से ही जो है वो बाकायदा तौर पर पुलिस ने जो इनिशिएटिव लिया है कि बाकायदा तौर पर वोटर्स और सपोर्टर्स। बहुत शुक्रिया अली मिर्ज़ा साहब, आप सूरत से आगाह कर रहे थे। विकास गौरी साहब हमारे साथ थे, सियासी सूरत बता रहे थे, और राणा ग्रामपास साहब जो है एसएसपी इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बताया और उन्होंने दावा किया कि जो है वो इस इलेक्शन को पुरअमन इनकाद करवाएंगे, इस ज़िमनी इलेक्शन का। तो हम देखते हैं कल क्या होता है। तो नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।